चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम वर्णमाला केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो करेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि वर्णमाला से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले 26 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 27 से करने थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है, यानी कि अल्प प्राण वर्ण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण में तीसरे वर्ग, पहले वर्ग, तीसरा तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग वर्ण होते हैं, है ना। तो देखिए, अल्प प्राण में सबसे पहला जो है झ, है ना, च छ ज झ, यानी कि ये चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण है इसलिए ये महाप्राण हो गया, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। ऐसे ही ट ठ ड, ये तीसरे में, ट ठ ड ढ अड़, है ना, ये पांचवे में आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, अल्प प्राण है। च छ ये दूसरे में है और प फ ये भी दूसरे में है ना। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है वो क्या है, महाप्राण में है। एक जो है वह पंचम वर्ण है अड़ा, ये किस में आ जाएगा, हमारा अल्प प्राण आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है। अब महाप्राण वर्ण में दूसरे और चौथे वर्ण को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग वर्ण है। देखिए ट पहला वाला है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये अल्प प्राण में चला जाएगा। ट ठ ड, देखिए ट ठ ड ढ, है ना, तो ड जो है वह किस में आ गया, तीसरे में आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। ट ठ ये दूसरे में आया, इसलिए ये किस में चला जाएगा, महाप्राण में। ठीक है, और ये तो पंचम होता है, तो ये किस में जाएगा, अल्प प्राण में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, अल्प प्राण किसे कहते हैं। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उसे हम क्या कहते हैं, अधिक श्वास निकला तो महाप्राण कहते हैं, तो ये तो महाप्राण में चला जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले, यानी कि उच्चारण में अधिक श्वास नहीं निकलता है, ऐसा कहना गलत है ना, मुख से अधिक श्वास निकलता है। ठीक है, उच्चारण से अधिक, उच्चारण में अधिक श्वास नहीं, यहाँ भी नहीं सही है, तो यहाँ पर सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है अघोष व्यंजन है। अब देखिए अघोष और सघोष वर्ण, तो देखिए यहाँ पर तो पहला दूसरा, इसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, और जो तीसरा चौथा और पांचवा होता है इसे हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है अघोष और ये होता है हमारा संघोष या फिर घोष, है ना। संघोष भी बोलते हैं या फिर इसी को हम घोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमें अघोष देखना है, यानी कि पहला या फिर दूसरा हो, तो क ख ग ये तीसरा में आ गया तो ये नहीं है। च छ ज झ ये चौथे में आ गया तो ये भी नहीं है। च जो है वह प्रथम का है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। जबकि प फ ब भ ये किस में चला जाएगा, चौथे नंबर पे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा सही आंसर क्या है, यहाँ पर च है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है। अब अघोष में पहला और दूसरा देखना है ना। तो देखिए प फ ब तीसरे में आता है तो ये नहीं है। प फ ब भ चौथे में आता है, ये भी नहीं है। प फ ब भ म ये तो पांचवे में है, तो ये भी नहीं होगा। ट जो है वह किस में है, पहले में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा अघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है। अब घोष व्यंजन के लिए हम क्या लेते हैं, तो तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण, तो यहाँ पर वर्ग वर्ण दिया हुआ है, तो देखिए ड जो है वह किस में आता है, तीसरे में आता है ना। त थ ये तो दूसरे में आता है ना, तो ये नहीं होगा। त जो है वह पहले में आता है, तो ये भी नहीं होगा। प जो है ये भी पहले में आता है, तो बाकी सभी क्या है, अघोष है, और ये एक अकेला क्या है, यहाँ पर घोष है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को।
अगला है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है। अघोष यानी कि पहला दूसरा, च छ ये हमारा दूसरे में आता है तो यही होगा, त थ द ये तीसरे में आता है ये नहीं होगा, और ये पांचवे में आता है ये भी नहीं होगा, और ल तो लुंठित वर्ण में आ जाता है ना, पार्श्विक में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी सभी नहीं है, यहाँ पास ए ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। तो देखिए हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसमें कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं। स्वर, तो स्वर हमने कितने पढ़े हैं, 11 पढ़े हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास में हमने कितने पढ़े, 11 पढ़े हैं। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 36 नंबर प्रश्न, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार होते हैं। देखिए अनुस्वार है ना, हम अयोगवाह वर्ण देखते हैं। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह वर्ण में दो प्रकार के वर्ण देखते हैं, एक तो हम अनुस्वार देखते हैं, एक क्या देखते हैं हम, अनुस्वार, और दूसरा हम देखते हैं विसर्ग। सॉरी, दूसरा हम क्या देखते हैं, विसर्ग देखते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार जो कि अंग की मात्रा वाला होता है ना, और विसर्ग क्या होता है, तो ये सभी जानते हैं, दो डॉटेड लाइन में होता है ना। तो देखिए यहाँ पास अनुस्वार की संख्या कितनी है, तो एक है। ऐसे ही विसर्ग की संख्या भी कितनी है, एक है। ठीक है, तो यहाँ पास अनुस्वार पूछा गया है तो अनुस्वार की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ पर दो मत ले लेना। ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार पूछा गया है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं। तो एक ही विसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चलिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन में वर्णमाला के ही क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वयं राजते स्वरा, स्वयं राजते स्वरा अन्वग, यहाँ पर अन्वम लिख दिया है ना, अन्वग है, अन्वग भवती व्यंजन मिति। स्वर की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। यानी कि जो स्वर है वो क्या होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है ना, और व्यंजन जो है वह क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है, यही बोला गया है यहाँ पर। तो ये कथन जो है वह किसके द्वारा दिया गया है, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हमने तेवरी क्लास में इसको किए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, मात्रा किसे कहते हैं। देखिए मात्रा किसे कहते हैं, वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्ह को मात्रा कहते हैं, विराम चिन्ह को कहते हैं, या फिर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, या फिर किसी को नहीं कहते। तो देखिए हम मात्रा कहते हैं वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। देखिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, तो देखिए हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है उसकी कुल संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, हिंदी में मूल स्वर, ठीक है, क्या पूछा है, मूल स्वर, मूल स्वर की संख्या कितनी है। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 3 2 4 5। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से है, तो आ है, ई है, ऊ है, और एक है हमारा री। ये चार जो है वह मूल स्वर या फिर लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वर को बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग में बांटा गया है, तो एक तो बांटा गया है लघु स्वर, लघु मात्रिक स्वर,
या फिर एक मात्रिक स्वर, लघु या फिर इसी को क्या कहा गया है, एक मात्रिक, ठीक है। या फिर इसी को हम ह्रस्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक बांटा गया है दीर्घ मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है स्व आश्रित वर्ण। स्व आश्रित मतलब कि स्वयं पर आश्रित वर्ण को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो स्वयं पर आश्रित वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला है 7वां प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं, यहाँ पास परिभाषा पूछा गया है। तो स्वर सबसे पहला है स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल होता है क्या, नहीं होता है। स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल है, नहीं है। व्यंजन एवं स्वर का मेल है, नहीं है। तो यहाँ पास कोई भी नहीं, ऑप्शन में डी चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर किसे कहेंगे, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हो, है ना, या फिर स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास तीनों ही असंगत थे, तो ऑप्शन डी पे चले जाएंगे। चलिए आगे देखिए। अगला है 8वां प्रश्न, स्वर वर्ण छांटिए। यहाँ से हमें स्वर छांटना है। तो देखिए पहले में क ख ग है, व्यंजन है। अ आ ई एक स्वर है, ये भी क्या है, व्यंजन है। और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में हमारा स्वर व्यंजन है ना, सॉरी स्वर वर्ण है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है हमारा 9वां नंबर प्रश्न, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होगी। देखिए स्वर ध्वनि जो है वह किसके सहयोग से उच्चारित होती है, स्वतंत्र रूप से, व्यंजन के सहयोग से, विसर्ग के सहयोग से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम स्वर को जानते हैं, स्वर जो है वह कैसा होता है, स्वतंत्र रूप में होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र रूप में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पास मुख विवर से नहीं निकल पाती, हम ऐसा कहेंगे ही नहीं, है ना। मंद गति से भी नहीं कहेंगे, मध्यम गति से भी नहीं कहेंगे, अबाध गति से कहेंगे, बिना रुके, है ना, मुख विवर से निकल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्योंकि स्वर एक ऐसा वर्ण होता है जो कि स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला है 11 नंबर प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वर्णों का मेल होता है व्यंजन, व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण का मेल होता है, व्यंजन एवं स्वर वर्ण का होता है, या फिर व्यंजन परतंत्र वर्ण है। व्यंजन कैसा है, तो देखिए व्यंजन जो है वह परतंत्र वर्ण है ना। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन हम परतंत्र वर्ण को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जरूर है, लेकिन हमें प्रकृति पे चले जाना है, क्योंकि व्यंजन की प्रकृति कैसी होती है, परतंत्र होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों का संबंध होता है। यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि हम किसे कहते हैं, हवा की कमी बेसी, स्वर तंत्रियों से, अलिजिह्वा से, या फिर स्पष्टता से। तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ हम कहते हैं हवा की जो कमी बेसी है ना, जो उतार चढ़ाव है, हवा का कम निकलना और अधिक निकलना, है ना, यही क्या बताता है, अल्प प्राण और महाप्राण को बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ्य, घोष ध्वनियाँ है। तो देखिए मूल स्वर, तो मूल स्वर तो यहाँ पर चारों हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर चारों है, यहाँ से भी डिफरेंस नहीं निकल पा रहा है।
कंठ्य वर्ण से डिफरेंस निकल सकता है, लेकिन हम चले जाएंगे सीधे। देखिए कंठ्य वर्ण से हम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए कंठ्य वर्ण में कौन कौन आते हैं। एक तो क वर्ग आता है, आ आता है, ह आता है और विसर्ग आता है ना। तो देखिए यहाँ पास अ तो है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो कंठ वर्ण होते हैं अ और आ। स्वर में दो ही स्वर होते हैं, अ आ, और व्यंजन में होता है हमारा कंठ वर्ग क वर्ग। ठीक है, और क्या होता है, और होता है ह, और एक होता है विसर्ग। ये सभी क्या होते हैं, हमारे कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जो विसर्ग वर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो देखिए हमने प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार से बांटा था। किन किन प्रकारों में बांटा गया है, तो एक तो अभ्यांतर प्रयत्न, एक क्या बांटा गया है, अभ्यांतर प्रयत्न, और एक हमने बांटा था बाह्य प्रयत्न। एक हमने बांटा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो चीज हमने देखे थे, क्या क्या, एक तो अघोष वर्ण और एक सघोष वर्ण। तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न ही पूछा है, तो कितने हो जाएंगे, दो प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अभ्यांतर के कितने थे, तो अभ्यांतर के हमारे पास थे चार। कितने थे, चार थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है, याद रखेंगे, य र ल व, ल और व। तो देखिए य है, र है, व है, लेकिन ह जो है वह उष्म में आ जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। देखिए संयुक्त वर्ण नहीं है ये पूछा गया है, यानी कि बिना संयुक्त के बना हुआ है वो। ए जो है वह दो दो वर्ण से मिलकर बनता है ना। ए जो है दो वर्ण से मिलकर बना है, किससे किससे, तो देखिए ये बना हुआ है अ आ, प्लस क्या बना है, ए और ऐसे मिलकर के। ठीक है, अंगा जो है वह किसी से मिलकर के नहीं बना है, और जो है वह ये भी क्या बना हुआ है, आ के साथ में, आ के साथ में क्या मिला हुआ है, ओ और औ को मिलाते हैं तो बनता है ना। ओ औ को मिलाकर ज्ञ भी जो है वह किससे मिलकर बनता है, तो ज प्लस या से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 17 नंबर प्रश्न, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। देखिए जो अनुस्वार है और विसर्ग है वो शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। आदि मतलब आगे, अंत मत आदि बोला है ना। तो आगे होता है क्या, कथन सही है, कथन गलत है, अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, या फिर विसर्ग के लिए सही है, अनुस्वार के लिए गलत है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो कथन ही गलत है ना। क्योंकि दोनों जो है वह क्या होते हैं, अनुस्वार कहाँ पर लगता है, तो अनुस्वार जो है वह स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन है ना। तो ये भी किस में लगा, बाद में लगा, आदि में नहीं लगा। ठीक है, और जो विसर्ग है ये क्या होता है, तो ये भी स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन होता है जो कि ह के समान होता है। तो ये भी क्या लगता है, अंत में लगता है, पीछे में लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला है 18 नंबर प्रश्न, री की मात्रा, यहाँ पर पूछा गया है जो री की मात्रा है, री की मात्रा को छोड़कर तथा अंग और अह को लेकर व्यंजन के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। यानी कि जहाँ पर री की मात्रा नहीं देखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है 19 नंबर, मौखिक स्वर क्या है? मौखिक स्वर यानी कि मौखिक स्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मौखिक स्वर में आप किसको रखोगी? तो देखिए यहाँ पास ये मौखिक स्वर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अ की मात्रा जो है वह दो संयुक्त है ना। यहाँ पास ओ जो है ये भी नहीं है, ठीक है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अ आ ई है ये किस में रखे जाते हैं? मौखिक स्वर में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? मौखिक स्वर में रखे जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, सही हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। अब देखिए अर्ध स्वर हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? तो दो पढ़े हुए हैं, य और व को, ठीक है। किसको किसको पढ़े थे? य और व को। य व और ह को, है ना, क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है। तो य व और ह को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है, ठीक है। य ह को भी शामिल किया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अनुस्वार है। अनुस्वार क्या है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन है, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन है, या फिर वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन है। तो देखिए अनुस्वार हम किसे कहते हैं? जो स्वर के बाद आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग भी किसके बाद आता है? तो स्वर के बाद आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य वर्ण है। कंठ तालव्य स्वर है, ठीक है, सॉरी स्वर पूछा गया। कंठ भी है और तालु वाला भी है, दोनों हैं, ठीक है। तो कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो देखिए अ क्या होते हैं? हमारे कंठ्य वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? कंठ्य वर्ण होते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ई जो है वह किस में आता है? तालु के अंतर्गत आ जाता है। दोनों ई जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं है। ऊ जो है वह ओष्ठ्य में आ जाता है। किस में आ जाता है? ओष्ठ्य में आ जाता है, ओष्ठ्य वर्ण में आता है, तो ये भी नहीं है। तो कंठ तालव्य कौन है? ए। ए की जो मात्रा है ये होता है कंठ और तालव्य। क्या होता है? कंठ और तालव्य, ठीक है। कंठ और तालु वर्ण होता है, याद रखेंगे ए की मात्रा को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है हमारा 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि एक व्यंजन है और उसे उसी व्यंजन के साथ संयोग कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, स्पृष्ट कहेंगे, संयोग द्वित्व कहेंगे, या फिर ईसत कहेंगे। जैसे कि हमारा एक ल है ना, और ल को यदि हम ल के साथ जोड़ देते हैं तो आप देखना ये हो जाता है लल। क्या हो जाता है? लल। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? संयोग द्वित्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोग द्वित्व कहलाते हैं, ठीक है। चलिए से बहुत सारे वर्ण हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, हिंदी में पश्च स्वर है। तो देखिए हिंदी में जो पश्च स्वर है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए ई ई ए, इसमें ये जो है वह किस में आ जाएगा? अग्र स्वर में आ जाएगा, तो ये नहीं है। ई आ और आ जो है, ई और आ तो यहाँ पर अग्र स्वर है, लेकिन अ जो है वह मध्यम स्वर है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। उ ओ और देखिए उ और ओ ये क्या होते हैं? हमारे पश्च स्वर होते हैं। क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अग्र स्वर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए सबसे पहला होता है अग्र, ठीक है। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो ई, दोनों ई, ठीक है, और दोनों ए। अग्र स्वर में मध्य, मध्य को केंद्रीय भी बोला जाता है। इसमें केवल एक ही स्वर आते हैं, वो है अ की मात्रा। अब है हमारा पश्च स्वर।
अब पश्च स्वर में जितने भी बच गए हैं, जैसे कि आ है ना, दूसरा बचा है ऊ, ओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ 9 और 1 ये 10 है ना, एक और होना था, तो री को शामिल नहीं, री भी जो है वह किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है, री जो है वह किस में आता है, अग्र स्वर में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म और महाप्राण। तो सबसे पहले देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो कम होता है उसी को देखा करो। जैसे कि ऊष्म में स स और ह होते हैं, तो यहाँ पर एक ही स दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से लघु स्वर है। अब लघु स्वर यहाँ पर एक ही है, री की मात्रा। ठीक है, ये दोनों किस में आ जाते हैं, दीर्घ में आ जा, ये दीर्घ में आता है, ये संयुक्त में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, यानी कि जो विसर्ग है, देखिए विसर्ग को मैं बताया था अभी जस्ट, है ना, विसर्ग जो है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। 27 नंबर प्रश्न, तो ये आता है हमारे कंठ वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। अघोष भी है, अल्प प्राण भी है। तो देखिए यहाँ पर अघोष, अघोष में क्या होता है हमारा पहला और दूसरा। अल्प प्राण में क्या होता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, ये हमारा अल्प प्राण होगा। तो यहाँ पर आप एक ही वर्ण देख रहे हैं जो दोनों में है, तो देखिए पहला ही मिल जाएगा, वो है क। ठीक है, बाकी जो ता था ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कव्य की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कव्य की स्थिति के आधार पर, है ना, कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से बांटा गया है, तो कव्य की स्थिति के आधार पर एक तो होता है मौखिक और एक होता है अनुनासिक, या फिर निर्नुनासिक और अनुनासिक बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नु निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। ठीक है, तो ये 2 स्थिति के कव्य की स्थिति के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, अवरोधी व्यंजन में क्या होता है, यानी कि अवरोधी व्यंजन में क्या होता है। अवरोधी व्यंजन हम जानते हैं प वर्ग को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, तो प वर्ग को बोला जाता है। ठीक है, अब अवरोधी व्यंजन प वर्ग को क्यों बोला जाता है, मैंने जो हमारे थ्योरी क्लास है उसमें मैंने बताया है ना। तो क्या है, हवा तीव्र गति से निकलती है क्या, नहीं निकलती है। हवा मंद गति से निकलती है, नहीं। हवा क्या हो जाती है, रुक जाती है ना, अवरोध हो जाती है। जैसे हम प का उच्चारण करते प, तो रुक जाते हैं, है ना, फ रुक जाते हैं, प फ ब भ म सभी को जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोला गया है, अवरोधी व्यंजन बोला गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहीं तक था हमारा इस क्लास में। दूसरे क्लास में, अगले क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जो कि इसी पर आधारित होंगे। चलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।